पलटी मारेंगे चंद्रबाबू नायडू? क्या मोदी को धोखा देंगे चंद्रबाबू नायडू? क्या नीतीश से पहले नायडू मारेंगे पलटी? देखिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, आपका न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है। दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया कि बीजेपी का, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी का घमंड टूट गया, क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लेकिन सरकार बन गई बैसाखी के सहारे। बैसाखी बने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, यानी एनएन की जोड़ी प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी अच्छी साबित हुई। लेकिन अब सवाल है कि कब तक नीतीश और नायडू मोदी के साथ रहेंगे, क्योंकि भैया नीतीश बाबू तो पलटी मारने के लिए ही कहे जाते हैं कि पलटी मारने में एक्सपर्ट है। अब चंद्रबाबू नायडू भी इसी लाइन में नजर आ रहे हैं। उनका बयान अभी वायरल हुआ था जनसंख्या नियंत्रण पर। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या बढ़ाओ। एक तरफ मोदी जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के मोदी सरकार के एकदम उलट कह रहे हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नायडू क्या पलटी मारेंगे? राकेश चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार को कॉम्पिटिशन दे सकते हैं? देखिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए हमने जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, आपके मंच पर भी हम न्यूज एक्सप्रेस पर लाइव थे और आपकी सहयोगी एंकर जो हमसे प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, हमने उस दिन भी बोला कि यह सरकार प्रतीक्षा करिए 2025 मार्च का, बहुत सारे खेल होंगे। चाहे वह पलटू राम की बात कर लिया जाए। अब यहाँ पर एक सृष्टि में और बात कहता हूँ कि मुझे लगता है आप तो शायद बिहार से ही हैं। मैं नीतीश कुमार को या पलटू राम को गलत नहीं मानता हूँ। मैं असली पलटू राम तो बीजेपी को मानता हूँ कि जिसके शीर्ष नेता जाकर के मंच से बयान देते हैं कि हम थूक करके चाटने वाले नहीं हैं और हम किसी भी परिस्थिति में नीतीश से फिर से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि प्रभाव शून्य हो जाएगा, एक बड़ा राज्य हाथ से छीन रहा है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत ऑफर दे करके बिठा लिया, उन्होंने अपने पास बुला लिया। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर अब चंद्रबाबू नायडू के बारे में चर्चा की, देखिए चंद्रबाबू नायडू भले ही बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र में बैठे हों, लेकिन उनके राज्य के, उनकी विशेष करके भाषा प्रधानता में, उनके राज्य की कुछ विशेष मूल जरूरतों के विषय में बहुत जगहों पर जातिगत तरीके से, वर्ण विभाजन के तरीके से, जैसे जनसंख्या वाला विषय आपने कहा, बहुत कुछ जगहों पर वर्तमान सरकार ने जो नारा देकर के चुनाव लड़ा है, उन सभी चीजों में भिन्नता देखने को मिलेगी। अब वहां पर चंद्रबाबू नायडू ना तो उतना कट्टरता के साथ हिंदुत्व पर बोल सकते हैं, ना तो, अब आपने कहा कि जनसंख्या पर उन्होंने तो बयान दे ही दिया है, तो आप देखेंगी आने वाले समय में एक ना एक विषय को लेकर चंद्रबाबू नायडू से और केंद्र सरकार के विचारों में मतभेद उत्पन्न होता रहेगा। और 20 अक्टूबर से, इसी जो बीत गया है, इसी 20 अक्टूबर से मंगल नीच का होकर बैठ गए हैं और गुरु वक्री पहले से थे। शनि मार्गी 15 नवंबर से हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में आप देखेंगी आने वाले समय में फरवरी तक किसी न किसी इनके संगठन में, जो सरकार में मिलकर के गठबंधन में बैठे हुए हैं, उनके बीच मतविरोध होगा। खास करके चंद्रबाबू नायडू जो है वह स्थिर नहीं रहेंगे। आप देखिएगा किसी न किसी विषय को लेकर के केंद्र से बड़ा विवाद इनका होगा ही होगा। और मत विरोध के चलते, या तो इन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि मैं अंदर से नहीं, सरकार में अंदर नहीं रहूंगा, बाहर से समर्थन दूंगा। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि पहले ही कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद आ गया था कि जिस पर ये बयान देना पड़ गया कि हम सरकार का हिस्सा बाहर से रहेंगे, यानी कि जब हम चाहें और दरवाजे से उठे हम अपने कदम लेकर के अपने घर की तरफ बढ़ा लें। यानी चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार सकते हैं, एकदम मार सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। और मुझे लगता है सबसे पहले पलटी मारने वाले अब हो सकते हैं ये,
मतलब ये सबसे नीतीश इस कुमार से भी सरकार पहले। के प्रथम पलटू राम बन जाएं, इस 2024 में बनी सरकार के प्रथम पलटू राम का यह ताज पहने, इस तरीके का भी भाव बन सकता है। तब बीजेपी का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा? देखिए, आप ही के मंच से हमने सृष्टि कहा और आपने सुना भी होगा, हमने कहा बीजेपी के भविष्य को कभी भी कोई राजा जो है वह मृत्यु समय तक राजा बन के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा दशरथ को भी जब लगा कि मेरे बच्चे युवा हो रहे हैं, मेरे उत्तराधिकारी युवा हो रहे हैं, तो उन्होंने सर्वसम्मति से राम को राजा बनाने के लिए और अपने लिए वह गृहस्थ आश्रम का त्याग करके पूजा भजन जप पाठ के लिए वो निकलने का निर्णय लिया उन्होंने। तो ऐसी अवस्था में यहां पर बीजेपी को जो, क्योंकि बीजेपी का जो मूल है सृष्टि जी, वह धर्म की आक्रामकता की राजनीति हमेशा करके आए हैं। राम को लाने के राजनीति करके ही ये जितनी बार सरकार में, ये भले कह लें कि ये धर्म के लिए करें, लेकिन धर्म ने इनके लिए किया है, उसके बाद इन्होंने धर्म के लिए किया है। तो इनको लाने के पीछे ही राम नाम है, इनको सत्ता देने वाले राम नाम है, तो इसका अभिप्राय धर्म ही इनको सत्ता दी है। तो ऐसी अवस्था में धर्म का कोई बड़ा चेहरा या सनातन का कट्टर चेहरा अगर कोई मंच देकर के ये बिठाते हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी एकजुटता नरेंद्र मोदी के भाषणों से, प्रभावी शब्दों से आई है, उतनी उस संत के चेहरे से आ जाएगी और लोग धर्म के नाम पर एकजुट होकर एक राह में चलने लगेंगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अब बीजेपी को मोदी का विकल्प ढूंढना चाहिए और किसी नए चेहरे को लाना चाहिए, वरना मतलब शायद जनता मोदी के खिलाफ अब होती जा रही है, अब कोई नई चेहरे की जरूरत है। क्या योगी बन सकते हैं विकल्प? मुझे लगता है विकल्प ऑलरेडी ढूंढा जाने लगा है, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के यानी कि एनडीए के सहायक दल भी उसमें भूमिका निभा रहे हैं, और देखा जाए तो स्वयं बीजेपी और आरएसएस भी निभा रही है। आपने योगी जी का नाम लिया, कितने खेल हुए आपके मंच से। हमने कहा कि यहां पर जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने भाषण दिया कि वहां पर व्यक्तिगत जो पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि संगठन सबसे बड़ा है, तो मैंने वहां पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि क्या नरेंद्र मोदी जो कसम खाए हैं वो झूठी है, वो बीजेपी के फेवर में है, राष्ट्र के फेवर में नहीं है, यानी कि बीजेपी का हितैषी वो चाहेंगे। यह बात नरेंद्र मोदी जी की तरफ से खंडन होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि शीर्ष पूरे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के विरोध होते हुए भी आरएसएस का और केंद्र में बैठे कुछ चेहरे जो खास करके इस डबल जोड़ी के खिलाफ रहते हैं, उन्होंने खुल करके बाबा योगी आदित्यनाथ का साथ दिया और उनकी सत्ता हिला नहीं पाए। मीडिया में तो यहां तक सुगबुगाहट हो गई कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला है, लेकिन क्योंकि धर्म का कट्टर चेहरा वह है इस समय, मुझे लगता है कि कोई उतना बड़ा चेहरा इस समय मुझे लगता है भारतीय राजनीति में तो शशि जी कोई नहीं है। तो क्या 2025 तक खेला होगा? एकदम मुझे लगता है, मेरी गणनाओं के अनुसार, देखिए मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मेरी एक गणना ही है, मैं कहता हूं, और मैं ऐसा ज्योतिषी हूं कि मैं यह स्वीकारने में भी मैं कोई हीन भावना नहीं समझता, क्योंकि ज्योतिष भी गलत हो सकता है। मैं एकदम कहता हूं ज्योतिष नहीं, विद्या नहीं गलत होगी, लेकिन ज्योतिषाचार्य जरूर गलत हो सकता है, क्योंकि गणनाओं में त्रुटि जरूर होगी, ठीक है। लेकिन मेरी जो गणना है 29 मार्च 2025 के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है अंदरूनी कलह हो जाए बीजेपी में, हो सकता है कि आकस्मिक स्वास्थ्य कारण भी आ जाए। अब कुछ लोग कहते हैं इतना फिट रहते हैं, इतना फिट, अरे जब भैया जब 12 साल वाले बच्चे को हार्ट अटैक हो सकता है तो किसी को दैवीय जो आपदा हो कभी भी हो सकती है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसा ना कुछ हो, ईश्वर उनको स्वस्थ रखें। लेकिन जब ग्रहीय संयोजन बन रहा होता है सृष्टि जी, आपको पता है कि हम खूब सुरक्षित गाड़ी में चलें, कितनी घटनाएं आई हैं जो खरबों की गाड़ियां में, करोड़ों की गाड़ियों में, और एयरबैग ही नहीं खुले हैं, मर गए हैं लोग, केस भी चला है। तो क्या उसको कहें कि वह अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा था? वो तो सबसे सुरक्षित गाड़ी में चल रहा था, लेकिन उस समय ग्रहीय संयोजन बुरे थे। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि 2025 मार्च के बाद बहुत सी परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, और बहुत सारे खेल 2025 29 मार्च के बाद शुरू होंगे। नायडू की बात की हमने कि नायडू पलटी मार सकते हैं, लेकिन क्या अगर बीजेपी में चेहरा बदल जाएगा तो क्या जो उनके सहयोगी दल है वो रुक जाएंगे? क्योंकि कई बार यह भी कहा गया है कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से भी प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत से चेहरे हो सकता है बीजेपी से या एनडीए से हट जाएं, लेकिन बहुत से चेहरे जो हैं बीजेपी से फिर जुड़ना भी चाहेंगे।
अगर चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो, क्योंकि बहुत से दल ऐसे हैं जो मजबूरी में भी सिर्फ दिखावे के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वह विरोध करते हैं और चुनाव के समय पर यही कारण है कि रिजल्ट बदल जाता है। तो ऐसी अवस्था में चाहे वह विशेष करके अभी चाहे राजस्थान की, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में आपने देखा कि लास्ट चरण में इनको योगी आदित्यनाथ को ले जाकर के प्रचार कराना पड़ा वहां पर, क्योंकि इनको लगा कि वहां पर अब चेहरा हट सकता है, वहां बदल सकता है, प्रभावहीन हो चुके हैं सब लोग। तो ऐसी अवस्था में हमेशा ये देखिए, किसी का भी, सृष्टि जी, आप एक एंकर के रूप में हैं, आप ये मानिए कि आपका भी एंकर प्रभाव का एक काल है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल वह आपका चरम है। आप चाहें कि 70 वर्ष के उम्र में भी वही तेज, वही तीक्ष्णता लेके करें तो वह संभव नहीं है। ये शास्त्र प्रमाणित है, तो इसको कोई नकारे नहीं, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन 2025 के बाद बहुत बड़े खेल होंगे, हो सकता है कि कुछ दल कटे भी, कुछ दल आए भी नए। खैर, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि 2025 तक नायडू जी टिके रहते हैं या नहीं, या नीतीश जी को भी पीछे छोड़ देते। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं, अभी जनसंख्या को लेकर उनका बयान आया है, क्या लगता है, क्या नायडू जी इस बार पलटी मारेंगे या नीतीश पहले मार जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।